हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टेक्नोलॉजी गैप थ्योरी, जिसको हम इमिटेशन गैप थ्योरी भी कहते हैं। ये फुल वीडियो है, जिस हिसाब से आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है उसके हिसाब से मैंने डायग्राम्स, अजम्पशंस, क्रिटिसिज्म सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं और इस टॉपिक के बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखनी ज़रूरी है। द टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी या गैप मॉडल वॉज डिवेलप्ड बाय M.V. पॉस्नर in 1961। वो कहना क्या चाहते थे? पॉस्नर मेंटेन्स दैट टेक्नोलॉजिकल चेंज इज कंटिन्यूस प्रोसेस। टेक्नोलॉजी तो लगातार चेंज होती रहती है। अकॉर्डिंग टू हिम, even if the countries have similar factor proportions and tastes, yet continuous process of inventions and innovations can give rise to trade। अगर दो कंट्रीज की बात करें जिसमें लोगों के पास मतलब सिमिलर फैक्टर प्रपोर्शंस हैं और सिमिलर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, फिर भी लगातार इन्वेंशंस होती रहेंगी, कुछ ना कुछ बनता रहेगा, उस वजह से इनोवेशंस और इन्वेंशंस की वजह से आपस में कंट्रीज ट्रेड करेंगी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एज अ फर्म डेवलप्स अ न्यू प्रोडक्ट, जैसे भी कोई फर्म नया प्रोडक्ट जो है डेवलप करती है, इनोवेट करती है, इट्स फर्स्ट टेस्ट इज इन होम मार्केट। उसका फर्स्ट टेस्ट कब होगा? अपने घर की मार्केट में, खुद कंट्री के बीच में, कि भाई माल बिक भी रहा है कि नहीं। आफ्टर इट इज प्रूव्ड to be successful in home market, the efforts are made to introduce it in foreign markets। वही सेम प्रोडक्ट पहले तो घर में लॉन्च करेंगे और अगर विद इन द कंट्री अच्छा चलता है तभी तो फॉरेन लेके जाएंगे ना उसको। अगर घर में ही ऐसी तैसी होगी तो फिर बाहर क्यों बेचेंगे जाके। द न्यू प्रोडक्ट कन्फर्स अ टेम्परेरी मोनोपोली पोजिशन अपॉन द प्रोड्यूसिंग फर्म और एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड ट्रेड। तो शुरुआत में वो जो नया प्रोडक्ट है उसकी टेम्परेरीली मोनोपोली होगी। फॉर एग्जांपल, नया नया आईफोन आया, पहले तो सारे बटन वाले फ़ोन होते थे। आईफोन आया, टच स्क्रीन था, पहले कोई टच था ही नहीं, तो शुरुआत में उसकी मोनोपोली हो गई। ठीक है, दिस मोनोपोली पोजीशन इज ऑफ्टन प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। तो जिस कंपनी ने या जिस कंट्री की कंपनी ने ये लॉन्च किया है, शुरुआत में तो उसको थोड़ी प्रोटेक्शन मिलती है पेटेंट राइट से और कॉपीराइट से। द एक्सपोर्टिंग कंट्री एंजॉयज कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अंटिल द फॉरेन प्रोड्यूसर्स इमिटेट द न्यू वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट और लर्न न्यू प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो उसकी तो मोनोपोली रहेगी उस कंपनी की। कब तक रहेगी? जब तक बाकी कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ये नहीं देख लेते कि इसको बनाना कैसे है, इसको किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, या इससे मिलती जुलती चीज़ कैसे लॉन्च करनी है। जैसे लॉन्च कर दी, जैसे सैमसंग ने अपने टच स्क्रीन फ़ोन लॉन्च कर दिए या किसी और ने कर दी, तो फिर एप्पल की मोनोपोली ख़त्म होगी एक टाइप की। ठीक है, अब assumptions क्या है इस थ्योरी की? द मेन assumptions आर एज अंडर या आर एज फॉलोज। फर्स्ट, देर आर टू कंट्रीज। हम ये मान के चल रहे हैं सिर्फ दो ही कंट्रीज है, ए एंड बी। द फैक्टर एंडोमेंट्स आर सिमिलर इन टू कंट्रीज। दोनों कंट्रीज में फैक्टर एंडोमेंट सेम है। बोथ कंट्रीज हैव सिमिलर डिमांड कंडीशंस, ये भी ठीक है। द फैक्टर प्राइस रेशियो इन द टू कंट्रीज आर सिमिलर बिफोर ट्रेड। ट्रेड से पहले जो फैक्टर प्राइसेस हैं उनकी जो रेशियो है वो सिमिलर है। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स इन टू कंट्रीज। दोनों कंट्रीज में जो टेक्निक्स है वो डिफरेंट है। फिर आप हेडिंग बनाओगे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। टीचर को दिखना चाहिए कि आपने एजम्पशंस खत्म कर दिए और अब लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। The lag existing between the appearance of new products and introduction of their substitutes by the foreign producers manifests the technological gap or imitation gap। तो टेक्नोलॉजिकल गैप और इमिटेशन गैप क्या है? एक कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और बाकियों को कितना टाइम लगा उसको कॉपी करने में या उसी के तरीके का सामान बनाने में, उसमें जो गैप है उसे टेक्नोलॉजिकल गैप या इमिटेशन गैप कहा जाता है। पॉस्नर हैज़ डीकम्पोज द टेक्नोलॉजिकल गैप इनटू 3 कंपोनेंट्स। उन्होंने 3 कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे इसके अंदर। सबसे पहला फॉरेन रिएक्शन लैग, कि भाई रिएक्शन का, इसको मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। और दूसरा डोमेस्टिक डिमांड लैग एंड तीसरा फॉरेन डिमांड लैग। तो इनको तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले फॉरेन रिएक्शन लैग, इसमें क्या आ जाएगा? इट इज़ द टाइम टेकन बाय फॉरेन प्रोड्यूसर्स टू अंडरस्टैंड, कॉपी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन्वेंटेड बाय अनदर कंट्री। इसमें वो टाइम आ जाता है जिसमें फॉरेन प्रोड्यूसर्स अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये किस तरीके से सामान बनाना है, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसको नया अपने घर में प्रोड्यूस या इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन इफ़ जापान इन्वेंट्स अ न्यू टाइप ऑफ बैटरी टुडे, जापान ने आज कोई नई टाइप की बैटरी निकाली, इंडिया में टेक 2 to 3 years to learn the technology and start producing it। इंडिया उसी को बनाने में 2 से 3 साल लगा सकती है। तो इस टाइम पीरियड को हम टेक्नोलॉजी जो फॉरेन
रिएक्शन लैग टाइम कहेंगे टेक्नोलॉजी गैप थ्योरी के अंडर। ड्यूरिंग दिस पीरियड जापान इंजॉयज एक्सपोर्ट एडवांटेज। 2-3 साल तक जब तक हम नहीं बना पा रहे तब तक तो जापान का मोनोपोली होगी ना, उसको फायदा हो गया। दूसरा आता है डोमेस्टिक डिमांड लैग। इट इज़ द time gap between the invention of a product and the rise in demand for it in the home country। ये किस चीज़ का टाइम है, ये एक ऐसा टाइम गैप है किसके बीच में, इन्वेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट के जब हमने इन्वेंट की प्रोडक्ट और घर में होम कंट्री में डोमेस्टिक कंट्री में इंडिजिनस कंट्री में उसकी डिमांड कब राइज हुई। ठीक है, आज हमने आज के आज सामान निकाला तो ज़रूरी नहीं है आज के आज ही बिकना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यू इलेक्ट्रिक कार इज़ इन्वेंटेड इन जर्मनी बट the German consumers start buying it only after 2-3 years या 1 to 2 years due to high price और lack of awareness। उनको पता ही नहीं कि ये प्रोडक्ट है या फिर ये सामान महंगा है, तो इसलिए जब उस कंपनी ने लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया तो वो सामान सस्ता हो गया, तब खरीदना शुरू किया। तो इस जो लैग को हम कहते हैं डोमेस्टिक डिमांड लैग। और तीसरा फॉरेन डिमांड लैग। It refers to the time taken for foreign consumers to develop demand for a new product। तो foreign consumers हमारे प्रोडक्ट को कब खरीदेंगे, हमने घर में तो लॉन्च कर दी है और बाहर कब उसकी डिमांड होगी, उसका जो टाइम लैग होता है उसे फॉरेन डिमांड लैग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इवन आफ्टर अ न्यू स्मार्टफोन इज लॉन्च्ड इन द USA, consumers in Africa and Asia may take time to demand इट ड्यू टू इनकम और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस। तो अगर कोई चीज़ अमेरिका में लॉन्च हो भी गई है, जैसे फ़ोन या कोई भी कार या कुछ इस टाइप का, मान लो टेस्ला लॉन्च होगी, तो भाई टेस्ला को इंडिया में लेके आएंगे, भाई बिजली के स्टेशंस नहीं है इतने, अब तो खैर हो रहे हैं, मगर उसके हिसाब से अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है चार्जिंग का तो एकदम से कैसे उसे अडॉप्ट कर पाएंगे। समझ की बात। पॉस्नर रेफर्ड द इंटीग्रेशन ऑफ इनोवेशन एंड इमिटेशन लैग एज डायनेमिज्म। उन्होंने कहा था कि इनोवेशन और इमिटेशन को जब हम जब इकट्ठा एक साथ मिल के देखेंगे तो एक साथ मिला देंगे इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को तो डायनेमिज्म बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू हिम, अ डायनेमिक कंट्री इन इंटरनेशनल ट्रेड इज़ वन विच इनोवेट्स एट अ ग्रेटर रेट एंड which imitates the foreign innovations at a greater speed। तो उन्होंने ये कहा था कि सॉरी उन्होंने ये कहा था एक डायनामिक कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में वो है जो इनोवेशंस भी करेगी ग्रेटर रेट पे, काफ़ी तेज़ी से इनोवेशंस करेगी और इमिटेट भी करेगी फॉरेन इनोवेशंस को, जैसे चाइना कर रहा है, खुद भी इनोवेशंस कर रहा है और जो बाहर से जो इन्वेंशंस आती हैं उनको भी ग्रेटर स्पीड पे इमिटेट कॉपी कर लेता है। इफ़ one of the two trading countries has a greater degree of dynamism than other, the latter will find the erosion of its market and consequent deficits in the trade balance। अगर दोनों में से एक कंट्री काफ़ी चुस्त चालाक है, एकदम चंट है कि खुद भी इनोवेशन कर रही है और जो दूसरा इनोवेट करता है उसकी भी कॉपी कर लेती है, तो उससे क्या होगा, उसका सामान दूसरी कंट्री में जाके बिकेगा और जो दूसरी कंट्री है उसकी मार्केट ख़त्म हो जाएगी, उल्टा उसको बाहर से सामान खरीदना पड़ेगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ख़राब हो जाएगा। Hence, technological gap theory explains the international trade on the basis of technological differences between the countries। तो ये थ्योरी में हम ये बताते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड होता है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उसको किस तरीके से आगे जो है फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, यही चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। अ कंट्री दैट फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस गेन्स अ टेम्परेरी एक्सपोर्ट एडवांटेज। शुरू में तो उसको एक्सपोर्ट एडवांटेज होगी, बट जैसे वो कॉपी कर लेंगे तो वो एक्सपोर्ट एडवांटेज खत्म हो जाएगी। बोल बोल के मेरा गला थोड़ा बैठ गया है। अदर कंट्रीज एंटर लेटर आफ्टर लर्निंग एंड अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी रिड्यूसिंग द ओरिजिनल एडवांटेज। तो जब दूसरी कंट्रीज आ जाएंगी तो जो ओरिजिनल एडवांटेज है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी जो डायग्राम है उसके थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे। द ट्रेड थ्योरी गिवन बाय पॉस्नर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ और यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स लिए हुए हैं। इन द गिवन फिगर time is measured along with the horizontal axis या horizontal scale and the trade balance export and import of country A, the innovating country A को हम innovating country मान के चल रहे हैं, is measured along with the vertical axis। country A के export import हम vertical axis मतलब y axis पे ले रहे हैं। ठीक है, up to पॉइंट T0 अगर हम यहाँ तक देखें T0 पॉइंट तक नो ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन द टू कंट्रीज। इस पॉइंट तक दोनों कंट्रीज के बीच में कोई ट्रेड नहीं हो रहा। एट दिस पॉइंट द इनोवेटिंग कंट्री ए इंट्रोड्यूसेस द न्यू प्रोडक्ट। इस टाइम पीरियड पे T0 पे इस टाइम पीरियड में जो इनोवेटिंग कंट्री है ए वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है। एज द कंज्यूमर्स ऑफ कंट्री बी
बिकम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट दे स्टार्ट कंज्यूमिंग इट। जैसे ही उनको पता लगेगा कि एक कंट्री ने ये फलां सामान बनाया है, वो अवेयर हो जाएंगे और उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। कंट्री ए देयरफॉर स्टार्ट्स एक्सपोर्टिंग इट, कंट्री ए उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगी। इन केस द कंट्री बी वर अनेबल टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंट्री ए वुड कंटिन्यू टू राइज until they reach the maximum level in time T3। जब तक वो कॉपी नहीं करती या उसी टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं लेके आती तो उस कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता रहेगा। T0 से देखो तो T3 तक एक्सपोर्ट्स जो उस कंट्री के हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। समझ गई बात। द पीरियड T0 T3 कैन बी आइडेंटिफाइड एज डिमांड लैग। ये जो T0 T3 का टाइम पीरियड है इसको डिमांड लैग कहा गया है कि भाई फ्यूचर जो दूसरी कंट्रीज है वो डिमांड लैग के तौर पे हमारा सामान खरीदती जा रही है। उनको पता लग गया और उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। इफ़ न्यू टेक्नोलॉजी कुड बी अडॉप्टेड बाय कंट्री बी बाय द टाइम T1, अगर T1 टाइम पीरियड पे, मान लो इसी टाइम पीरियड पे अगर वो नई टेक्नोलॉजी बी कंट्री अडॉप्ट कर लेती तो ये जो बढ़ा हुआ एक्सपोर्ट है ये बढ़ता ना उल्टा गिर जाता, क्योंकि वही जो माल है सेम टू सेम चीज़ अब होम कंट्री में कंट्री बी को मिल रही है। द इम्पोर्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट इन देयर मार्केट कुड बी कंटेन्ड बिफोर दे रीच्ड मैक्सिमम एट द मैक्सिमम लेवल। तो इनको यहाँ तक जो है बढ़ाना नहीं पड़ता और बी कंट्री अगर उनकी जो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है उसको कॉपी कर लेती, इमिटेट कर लेती, तो फौरी तौर पे उनका जो एक्सपोर्ट है वो गिर के T0 तक आ जाता, मतलब T2 तक आ जाता, T2 तक। ठीक है, T0 से एक्सपोर्ट बढ़ने शुरू हुए थे, T1 में कॉपी कर ली और T2 में एक्सपोर्ट उस कंट्री को जाना बंद हो गया। कंट्री बी देन रिवर्स्ड देम विद ट्रेड सीजिंग एट टाइम T2। जैसा कि मैंने बताया कि टाइम T2 पे यहाँ पे आके उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो मतलब एक्सपोर्ट बाहर से कम कर देती, क्योंकि बी कंट्री वही सामान घर पे भी बना रही है। ठीक है, अब इफ़ द इमिटेशन गैप वर लॉन्गर and the producers in country B could not adopt the new technology under time T4, अगर T4 तक वो नहीं लगा पा रहे T4 तक, तो जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो मैक्सिमम लेवल पे चले जाएंगे कंट्री उस कंट्री के। समझ के बात, किस कंट्री के? ए कंट्री के। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंट्री ए टू बी वुड हैव कंटिन्यूड एट द मैक्सिमम लेवल अंटिल T4। T4 तक अगर हमने ये जो है ये वाला आप एक बार डायग्राम बना लेना, T4 तक अगर दूसरी कंट्री बी कॉपी नहीं कर पाई या वही टेक्नोलॉजी वही चीज़ नहीं बना पाई तो ये T4 तक चलता रहेगा मामला। ठीक है, अब एज country B started imitating the new technology, there would have been a decline in exports. Exports गिर जाएंगे from country A to country B and these would fall down to zero in time period T6। अगर हम देखें तो अगर उसने नई टेक्नोलॉजी कॉपी कर दी तो एक्सपोर्ट्स गिरते T6 तक चले जाएंगे, मतलब एक्सपोर्ट्स गिर के जीरो चले जाएंगे। अब सारा माल वो घर से ही खरीदेंगे क्योंकि सेम चीज़ घर में मिल रही है। इन दिस कनेक्शन 2 other possibilities can be discussed। इसको हम फर्दर 2 अदर पॉसिबिलिटीज भी कर सकते हैं। इफ प्रोड्यूसर्स इन कंट्री ए फेल टू इंट्रोड्यूस न्यू इनोवेशंस इन टाइम T6 एंड कंट्री बी मेक्स फर्दर इनोवेशंस, उस सिचुएशन में क्या होगा? कंट्री बी विल स्टार्ट penetrating the domestic market of country A indicating by the arrow in the lower part of the figure। अगर इस पॉइंट के बाद T6 के बाद अगर ए कंट्री ने फर्दर इनोवेशन नहीं की तो होगा क्या? जो बी कंट्री है वो फर्दर इनोवेशंस कर लेता है और उससे भी अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर लेता है, तो होगा क्या? उस कंट्री में बाहर के सामान, बी कंट्री का सामान बिकना शुरू हो जाएगा और इंपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, मतलब ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स में समझ की बात। जैसे अमेरिका ने शुरू में बनाया भाई आईफोन और सैमसंग कहीं और बना, और सैमसंग ने इतना ज़्यादा इनोवेशन कर ली, इतनी ज़्यादा इनोवेशन कर ली कि अमेरिका में अब सैमसंग भी बिक रहे हैं और चलो जो एप्पल है वो तो बिक ही रहा है और सैमसंग भी बिक रहा है। समझ की बात? उस टाइप की सिचुएशन। द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट प्रोड्यूसर्स ऑफ कंट्री ए में इंट्रोड्यूस न्यू इनोवेशंस। जो एक कंट्री वाले हैं वो न्यू इनोवेशंस कर लेते हैं कोई और टाइम पीरियड T6 में, लीडिंग टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स टू कंट्री बी। तो अगर वो नई इनोवेशन करते हैं और बी कंट्री वो नहीं कर पाती तो फिर से एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा ए कंट्री का। समझ की बात? ये प्रोसेस चलता रहेगा। दैट इज शोन इन द फिगर बाय एरो इन द अपवर्ड डायरेक्शन के उस कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। तो सिंपल वर्ड्स में ये पूरी थ्योरी यही कहती है कि नई चीज़ लॉन्च की और जब तक वो दूसरी कॉपी नहीं करती तब तक उसको एडवांटेज रहेगी, जैसे कॉपी कर लेगा तो उसका सामान बिकना बंद। अब इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या है?
Too much emphasis on technology, very important. This theory mainly focuses on technological differences as one of the reason of trade. कि ट्रेड का सिर्फ एक ही रीज़न है, टेक्नोलॉजी और कोई रीज़न नहीं है. इन रियलिटी मैनी अदर फैक्टर्स, दैट इज़ कि उस कंट्री में रिसोर्सेज हैं, लेबर कैसी स्किलफुल है कि नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी हैं, मार्केट साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें ट्रेड को इन्फ्लुएंस करती है, सिर्फ टेक्नोलॉजी ही इन्फ्लुएंस नहीं करती. नेक्स्ट, इट इग्नोर्स developing countries' capabilities. It assumes that only developed countries innovate and developing nations only imitate. ये थ्योरी ये मान के चलती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो तो कॉपी करने वाली हैं, वो खुद तो कोई इनोवेशन करती नहीं है, ठीक है, और सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ ही नई नई इनोवेशंस करती हैं. टुडे मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना, ब्राज़ील एट्सेट्रा ऑल्सो इनोवेट एंड इन्वेस्ट हैविली इन R&D. डेवलपिंग कंट्रीज़ भी भाई इनोवेट कर सकती हैं और R&D में पैसा लगा सकती हैं. थर्ड क्रिटिसिज्म, टाइम लैग नॉट ऑलवेज एक्यूरेट. द थ्योरी डिपेंड्स अपॉन द आइडिया ऑफ टाइम लैग, के टाइम लैग होगा बिटवीन इनोवेशन एंड इमिटेशन, बट कितना होगा ये तो एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता. बट विद मॉडर्न कम्युनिकेशन, ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड फास्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, दिस लैग हैज़ बिकम वेरी शॉर्टर. कि अब बाहर से सीधा मशीन ही ले आए और वही चीज़ बनानी शुरू कर दी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से जो है जो आती जाती है कंट्रीज़ के बीच में कि ये जो टाइम लैग है ये शॉर्टर से शॉर्टर होता जा रहा है. नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, does not explain all trade patterns. Many countries have similar technology levels, still trade heavily, like US से जर्मनी. भाई दोनों के पास टेक्नोलॉजी है, फिर भी जर्मनी की कार्स USA में तो बिक ही रही है ना, जापान, साउथ कोरिया एट्सेट्रा. दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन सच इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड. ये जो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती. इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के ऊपर मैं ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. It assumes innovations only in rich countries. ये मान के चलती है सिर्फ रिच कंट्रीज़, वही डेवलप कंट्रीज़ वाली बात कि डेवलप कंट्रीज़ ही करेंगी सिर्फ इनोवेशंस. द थ्योरी wrongly assumes that only rich nations create new products. Many innovations now come from the emerging economies. वो भी इनोवेशंस करती हैं भाई. तो ये तो क्रिटिसिज्म उसके जो पहली क्रिटिसिज्म है उसके मिलता जुलता हो गया. ओवर सिंप्लीफाइड व्यू of product diffusion, very important. It assumes that once technology spreads, the innovating country loses its advantage. जैसे टेक्नोलॉजी फैल जाएगी, जो इनोवेटिंग कंट्री है उसको एडवांटेज नहीं रहेगी. But countries can maintain an edge through branding, patents, skilled labor and continuous innovation. अगर वो कंट्री लगातार इनोवेट करती रही और ब्रांडिंग करती रही तो लोग ब्रांड के पीछे तो पागल हैं वैसे ही, और पेटेंट्स लेती रही, तो इस तरीके से जो है वो जो उसकी सुपीरियरिटी है वो बनी रहेगी. इट नेग्लेक्ट्स द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज. मल्टीनेशनल कंपनीज क्विकली ट्रांसफर टेक्नोलॉजी अक्रॉस बॉर्डर्स, रिड्यूसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल लेवल टेक्नोलॉजिकल गैप्स. तो MNCs कंपनी जहाँ भी जाते हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी ले जाती हैं, तो इस केस में जो टेक्नोलॉजिकल गैप है वो तो होगा ही नहीं. दिस वीकन्स द थ्योरीज बेसिक आइडिया कि भाई टेक्नोलॉजी गैप होगा, वो तो गैप होएगा नहीं. मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ से आईफोन बना रही हैं, कभी कहीं ले जाएंगी, कभी कहीं ले जाएंगी, कभी कहीं असेंबल करेंगी, उससे फिर टेक्नोलॉजी गैप कम हो जाता है. नेक्स्ट, स्टैटिक एंड आउटडेटेड. दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड इन 1960s व्हेन टेक्नोलॉजी स्प्रेड स्लोली. ये तब की थ्योरी है जब टेक्नोलॉजी का जो स्प्रेड है काफ़ी स्लो होता था. इन टुडेज फास्ट पेस्ड डिजिटल वर्ल्ड द एजम्पशंस आर लेस रियलिस्टिक. इसकी जो एजम्पशंस है वो इतनी रियलिस्टिक नहीं है. लास्ट क्रिटिसिज्म, इट डज नॉट कंसिडर गवर्नमेंट इंटरवेंशन. गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं की पूरी थ्योरी में. पॉलिसीज सच एज टैरिफ्स, सब्सिडीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या लॉज एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑल्सो अफेक्ट ट्रेड पार्टनर्स विच वर इग्नोर्ड बाय द थ्योरी. ये सारी चीज़ें या गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये पूरी थ्योरी इग्नोर करती है. अब कंक्लूजन में ये आ सकता है कि ये थ्योरी इतनी भी बुरी नहीं है, कई रियलिस्टिक इसके एग्जांपल्स हैं, बट जो टेक्नोलॉजिकल गैप है जो ये कहती है ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, थोड़ा सा कम टाइम लगता है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस टॉपिक के बाकी सारे रिलेटेड टॉपिक मैं आपको जो है उसके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. टेक केयर, बाय बाय.